अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, सर्दियों का मौसम जाने और बाहर आने को है, लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। एक जानिब से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर दबाव डाल रखा है, उसके गिले शिकवे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि MQM ने भी वादा खिलाफी का इल्जाम आयद करते हुए हुकूमत से ये कह दिया है कि हम मजीद साथ नहीं चल सकते। आज पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि हमने राबिता कमेटी का इजलास बुला लिया है और इस इजलास में अपोजिशन बेंचों पर बैठने पर मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर अमीनुल हक का यह भी कहना था कि हम मजीद इस पर मुशावरत करने के बाद हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, और हो सकता है कि ईद से पहले ही इस चीज का बाकायदा ऐलान भी करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। ये डिसाइड करने का वक्त आ चुका है, लेकिन जब हुकूमत की हम बात करें तो उसकी मिसाल नाजरीन एक अनार 100 बीमार वाली दिखाई देती है। कभी वजीर आजम जियालों से मिलते हैं, तसल्ली दिलासा देते हैं, उनकी सुनते हैं, और कभी हक परस्तों की नाराजगी दूर करने के जतन करते दिखाई देते हैं। सवाल यहाँ यह है कि MQM का हुकूमत से अलहदगी का ये जो बयान है, ये सिर्फ दबाव बढ़ाने का हरबा है या फिर वाकई वो कोई ऐसा इकदाम भी उठा सकती है। आज PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ईद के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मुमकिन तौर पर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील की जानिब एक फैसला कुन कदम है, लेकिन क्या ये अलायंस JUI के PTI से गिलो शिकवों की जारी सीरीज में मुमकिन हो पाएगा? पार्लियामान की कौमी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की अगर हम बात करें तो उसमें अदम शिरकत पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मायूस कुन करार दिया तो कामरान मुर्तजा ने भी शिकवा किया। शिकवा उनका यह था कि PTI ने हमें इस फैसले से आगाह करने की जहमत तक गवारा नहीं की है। इस बेएतमादी और PTI में बानी PTI के वन मैन शो के होते हुए अपोजिशन के किसी इत्तेहाद के इम्कानात कितने हैं? हम ये सूरत हाल आज हमारे पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। साथ ही साथ KP में दहशतगर्दों के खिलाफ अवामी मज़ामत पर भी बात करेंगे कि क्या मुसलसल खून खराबा जो हम देख रहे हैं ये देखते देखते अवाम की बस हो गई है, जो वो खुद ही मैदान में उतर आए हैं। ये सारे सवालात हम किन से पूछ रहे होंगे? हम पूछेंगे जी काशिफ रफीक साहब से। स्टूडियो में आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अनवर फारूकी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। शराज हसनात साहब आज काफी दिनों के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम मलिक साहब, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आज शराज साहब, क्योंकि आप बड़े दिनों के बाद आपकी आज आमद हुई है हमारे प्रोग्राम में, तो मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही करूं। शराज साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जब हम MQM की बात करते हैं, MQM के गिलो शिकवों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि गिले शिकवे जब स्टार्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि न जाने अगर इनमें से कोई बात ना मानी गई तो MQM क्या कर डालेगी। लेकिन होता यह कि जितनी वो हाइप एक क्रिएट करती है अपने इन गिले शिकवों की, वो कुछ थोड़ा बहुत लेके उस पर फिर वो राजी भी हो जाती है, एकदम से सारा कुछ जब वो ठुस हो जाता है। शराज साहब, थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। मेरा नहीं ख्याल कि MQM की इन सो कॉल्ड धमकियों में किसी किस्म का कोई दमखम है। अच्छा। MQM को भी पता है कि किस तरह उन्हें सिंध और खासतौर पे कराची की सीटें दी गई, उन लोगों की पोजीशंस क्या थी। MQM बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है फॉर्म 47 की, और इस सारी सूरत हाल में हर हाल में उन्होंने इसी हुकूमत के साथ जाना था। अगर उनका इस हुकूमत से कोई मामला खिलाफ होते तो पिछले टेन्योर में वो इमरान खान के अगेंस्ट मत जाते, बल्कि PTI को सपोर्ट करके उनकी गवर्नमेंट को गिराने में सपोर्ट ना करते। तो MQM के रिजर्वेशन है, हाँ, उनकी इन बातों में बहुत सच्चाई है कि जो वादे उनसे किए गए थे, जिसमें खास तौर पे गवर्नर सिंध को मेंटेन करना था। इवन गवर्नर सिंध मौजूद तो है, मगर मुसलसल एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उनको हटाने के वाले से। सिंध असम्बली में MQM के पास ऑपोजिशन है, मगर जो वादे उनसे किए गए थे वो कहीं पे भी सामने साबित नहीं हो रहे। और MQM जाहिरी तौर पे तो एक रूलिंग पार्टी के साथ शामिल है, मगर ना ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कोई फंडिंग दी जा रही है, बल्कि जो सलूक एक ऑपोजिशन के साथ आमतौर पे फेडरल गवर्नमेंट में या पंजाब में हो रहा है, वही सलूक MQM के साथ, बावजूद इसके कि MQM इत्तेहादी हुकूमत की, MQM के साथ सिंध गवर्नमेंट में हो रहा है। और MQM की सबसे ज्यादा रिजर्वेशन बस सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है और वो पीपल्स पार्टी से है। हाँ। शहबाज शरीफ ने ये गारंटी दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ MQM के जितने भी मसले मसाइल हैं PML उनको सॉर्ट आउट कराएगी, मगर अभी तक कहीं पे कोई भी मामला सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये MQM की एक धमकी है, कारगर साबित हो सकती है। MQM हुकूमत से कभी किसी सूरत भी अलहदा नहीं होगी, ठीक हो मगर गया। इसके
वो गवर्नमेंट से रिलीफ और बेनिफिट जरूर ले लेगी कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को मना के उनको कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए और ताकि ऐसा वो शराज साहब हम हमेशा ही होते हुए देखते आए हैं। मैं आजम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। एमक्यूएम की जब बात होती है, जिस तरह से शराज साहब ने फरमाया कि वो हुकूमत का हिस्सा रहेगी, और यही हमने देखा है होते हुए, हमेशा से वो हुकूमत का हिस्सा रहती है। आपको लगता है कि अब की दफा वो ये रिस्क ले सकती है, इस पोजीशन में है, या आप भी समझते हैं कि ये सिर्फ वो भड़के हैं, जैसे शराज साहब ने फरमाया कि इसमें कोई दम नहीं है इस तरह की धमकियों में जो दी जा रही है अभी? जी आसमा, बहुत शुक्रिया। शराज साहब ने एक बात तो बहुत ठीक की है कि पीपल्स जो एमक्यूएम के जो गिले शिकवे हैं वो ज्यादातर पीपल्स पार्टी से हैं, और जब भी उनके गिले शिकवों को कंसिडर नहीं किया जाता तो वो फिर वफाकी हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करते हैं। लेकिन आसमा, आप एक बात याद रखें कि एमक्यूएम का हमेशा से जो ताने बाने रहे, एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी रही, और जब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो वो एक काम शुरू करते हैं, और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर ही उन्हीं की बैसाखियों के साथ चलते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ईद के बाद कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत हो और एमक्यूएम हुकूमत का साथ छोड़ दे, देखिए अगर हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो उससे फिलवक्त ये तासुर तो उभरेगा कि गवर्नमेंट जो है वो वफाक के अंदर कमजोर हो गई है, और इत्तेहादियों के साथ चलने में उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। देखिए एमक्यूएम चाहती क्या है? एमक्यूएम चाहती है कि कराची के अंदर उनको एक मजबूत हिस्सा मिले, चूंकि एमक्यूएम अरसा दराज से कराची के अंदर जो है वो बहुत बड़ी स्टेक होल्डर रही है, और ये अरसा दराज बाद हुआ कि एमक्यूएम की जगह पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में बना। तो एमक्यूएम का एक मौकफ रहा असूली तौर पर, वो ये चाहते हैं कि उन्हें वफाक के अंदर अहम वजारतें दी जाएं, उनको कंसिडर किया जाए। जैसे तो जो वो चाह रहे हैं आजम साहब वो होगा? वफाक की जानिब से सोचा जा रहा है कि ओके फाइन, अगर ये कुछ मांग रहे हैं तो दे दें। पहले भी तो होता है कोई ना कोई एक आध फरमाइश मान ही ली जाती है एमक्यूएम की। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उनकी फरमाइश मान ली जाएगी। देखें शहबाज शरीफ साहब बड़े रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो बातचीत के जरिए चीज़ों को हल करने का एक हुनर उनके पास है। वो यकीनन एमक्यूएम के साथ इस हवाले से मामला तय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कभी भी कि वो एमक्यूएम को नाराज करे। ऐसे मौके पर वो अपने इत्तेहादियों को खोना जो है वो हुकूमत भी अफोर्ड नहीं करती है। काशिफ साहब, आपकी भी यही राय है जैसे आजम मलिक साहब ने फरमाया कि एक तरफ ना तो एमक्यूएम ये अफोर्ड करती है कि वो जाके अपोजिशन पर बेंचों पर बैठे, और नहीं अपोजिशन में इजाफा करने की पोजीशन में इस वक्त हुकूमत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इस नंबर का अहाता कर लें, क्या एमक्यूएम के जाने से हुकूमत गिर रही है या नहीं गिर रही। नंबर मुस्तहकम है पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिला के। एमक्यूएम तो इजाफी तौर पे साथ अटैच हुई है, नंबर एक। नंबर दो, बात ये है अभी तो आते हैं ना सर, अभी देखिए दबाव बिल्कुल आता है। देखना कि हुकूमत का स्टेक कितना है। दूसरी बात ये है, अभी तो लड़ झगड़ के मसल्स दिखा के इन्होंने वजारत सेहत लिया मनपसंद। तारक फजल चौधरी साहब जो से वो चाहते थे मुझे वजीर सेहत बना दे, एमक्यूएम ने कहा नहीं हमें चाहिए। फिर बिल आखिर पीएम साहब ने वजारत सेहत जो सी है वो एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल साहब को दी, तो उस वक्त भी कोई बात नहीं हुई। अमीनुल हक साहब ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ ये बयान सिर्फ एक चीज़ है कि जी ठीक है, जो मिल रहा है वो ले लें, जो नहीं मिल रहा उसके लिए फिर थोड़ा सा तरला मार लें। तो ये सॉर्ट ऑफ तरला चीज़ है, क्योंकि देखें जिस वक्त भी गवर्नर सिंध की तब्दीली की नून लीग बात करेगी, एमक्यूएम कहेगी हम लदा हो रहे हैं। एमक्यूएम को कोई लेना देना नहीं है वजारतों से, उसको कोई लेना देना नहीं है हुकूमत से। ये सब ऐसे कि जी डेवलपमेंट फंड्स होना चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए, फलां बात होनी चाहिए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। असल मुद्दा ये है कि नून लीग की एक कमिटमेंट है। नून लीग चाहती है कि वहाँ पे गवर्नर सिंध जो है वो नून लीग का बैठना चाहिए। अपने दो वजारतें आपने उनको दे दी हैं, अब ठीक है गवर्नर सिंध हम चेंज करते हैं। अच्छा, जैसे वो ऐसी हल्की सी डिबेट शुरू होती है, फौरन को याद आ जाता है जी हमारे साथ वो मुआहदे पूरे नहीं हुए, हमारे साथ वो गुफ्तगू पूरी नहीं हुई, हमारे साथ वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। भाई अगर आपके साथ कोई बात हुकूमत के मुआहदे पूरे नहीं हो रहे, पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहे, तो फिर आप कहें जी रवैया ये होना चाहिए था कि जी हम जो एग्जिस्टिंग वजारत है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की, उससे भी इस्तीफा दे रहे हैं, अगली वजारत भी कबूल नहीं करते, और हम सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत डी हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जिसका राग अलापते रहे बड़ा अरसा कि जी जमहूरियत के मफाद में, सिस्टम को चलने के मफाद में हमने जनाब साथ दिया, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद के मामले में। फिर तो आप एक सिंपल सी बात है, आप कहें जी ये पड़ी है वजारतें, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे,
हम सपोर्ट आपको कहेंगे। वजारतों की तो लड़ाई है सारी। नहीं भाई, आपने वजारत ले ली ना, वजारत ले ली। अब उनका मसला क्या है? मसला ये है कि वजारतें वो चाहते हैं कि एक से ज्यादा, अमीनुल अक्सा भी वजीर बनना चाहते हैं। अंदर की जो कहानी है वो ये है ना जी। अच्छा, चलिए, मुस्तफा चलिए, अब इस पे आ ख्वाजा जाए ना, तो वक्त का ब्रेक लेना है। मेरा मुद्दा एक है कि MQM ने इसी तनख्वाह पे काम करना है। अच्छा। इल्ला ये कि उन्हें कहीं वो जहाँ से मोहसिन नकवी साहब के नहीं तालिब वाले कहीं वहां से भी इशारा हो जाए। ठीक है, आपको लगता है कि भी इशारा नहीं हुआ तो वो इस तरह का वो कर रहे हैं? नहीं, ये इशारा नहीं या आपको लगता है कि वहां से कोई और इशारा आएगा तो ये प्लान भी खत्म हो जाएगा? ये वो इशारा नहीं आई, और जिसे पंजाबी में चिकावी है, चिकावी है। ठीक है, ठीक है, चिकावी है। अगर शहजाद साहब आप भी ये समझते हैं कि चाका ही दिया गया उनको, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है, लाइक कभी वो बाकायदा कोई उधर से इशारा नहीं हुआ है कि जी आप ये कर सकते हैं, तो हुकूमत जो है वो अभी भी मुस्तहकम ही है, MQM के आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता? शहजाद साहब एक तो ये फरमा दीजिएगा। दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या वजह है कि ये जो शिकायत आज MQM हमें करती दिखाई दे रही है, कुछ इसी तरह की शिकायत जो है वो हुकूमत से हमें PPP करती दिखाई देती है, KP वाले जो हैं वो भी कुछ ना कुछ शिकायत करते दिखाई देते हैं, लेकिन पंजाब वाले जो हैं शहजाद साहब वो बड़े खुश दिखाई देते हैं, उन्हें कोई गिला शिकवा नहीं है वफाक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये जो MQM वाले हैं साहिबान, ये मतलब फॉर्म 47 जिन लोगों ने दिया था और जिस गूंद से ये इत्तेहाद जोड़ा गया है, अच्छा। जब तक वो गूंद इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक इस इत्तेहाद के बखिए नहीं उधेड़े जा सकते। ना ये इत्तेहाद खुद से बना है, ना ये इत्तेहाद खुद से टूटेगा। जिन लोगों ने इत्तेहाद बनाया है वही इस इत्तेहाद को तोड़ सकते हैं और किसी के पास ये ताकत नहीं है, पहली बात। सही। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि MQM जो है वो क्यों हुकूमत से अलग होगी? जी मुझे उसकी कोई वजह बता दें कि जब तक कि उनको कोई वाजिया निशानी या हुक्म ना आ जाए उस वक्त तक वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। देखिए आप भूल गए थे ना, आप JUI का ज्यादा जिक्र करते हैं टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर, मौलाना फजलुर रहमान बड़े इन रहते हैं, या फिर दहशतगर्दी के हवाले से कुछ और मामलात हैं जो इस वक्त स्क्रीनों की और डिजिटल मीडिया पे जीनत बने हुए हैं। तो MQM को आप लोग भूल गए थे, तो वो याद दिलाते हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में। तो ये तो सिर्फ जिसको कहते हैं ना शामले बाजा एक बात है जो वो कर देते हैं, वगरना इसका कोई मतलब नहीं होता। पीपल्स पार्टी और MQM का प्रॉब्लम ये है, आपने कहा कि वो भी गिले शिकवे करते हैं, तो वो गिले शिकवे इसलिए करते हैं कि उनको यकीन नहीं है कि ये मामला या ये इत्तेहाद को बहुत ज्यादा देर या दूर तक चलेगा। तो वो उसके लिए ग्राउंड हमवार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि नहीं हम मुतमिन नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये बड़ी अहम बात आपने की सर, मैं इसी पे आना चाही थी कि बहुत दफा ये देखा गया है कि MQM जो है वो मुख्तलिफ इत्तेहादों का हिस्सा तो रहती है, लेकिन जब उसे कहीं ना कहीं से कोई इशारा आता है कि ये हुकूमत अब ज्यादा चलने वाली नहीं है, तो फिर वो हमें बड़े ज्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं, बड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो अब की दफा ये जो एक्टिव हुए हैं, कहीं से कोई इशारा तो नहीं आया हुआ, या ये वो वाली एक्टिव हुई है MQM जैसे पहले होती है वजारतों के लिए? मैंने आसमा कुछ दिन पहले आपको कहा था कि बजट तक तो आप भूल जाए ना, बजट तक तो कुछ ठीक हो गया। बजट को आपने पास करवाना है तो आप इस वक्त कोई ऐसी उथल पुथल जो है वो अफोर्ड ही नहीं करते। बजट के बाद कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर देखा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली PTI जितना मर्जी इस पे बगले में भी बजा ले, लेकिन उसके लिए उसमें भी उस सूरत में भी कुछ नहीं होगा। एक बड़ा लूज सा अरेंजमेंट है जिसके लिए कहीं दूर बात चल रही है, वो अभी भी उसकी कोई फिजिकल शक्ल उस तरह से नजर नहीं आ रही। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर अपने लिए एक राह निकाल रहे हैं कि अगर मुस्तकबिल में कहीं उनको दूसरी तरफ जाना पड़े तो वो बताएं कि देखिए हम तो पहले भी कह रहे थे, हम तो मुतमिन नहीं हैं, ये तो इस तरह हो रहा था और हम तो मजबूरी में थे। हमने तो 2 दफा नोटिस दिया, हम मुल्क के वसीतर कौमी मुफाद में हम इस हुकूमत के साथ ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है सर। ये मुल्क के वसीतर मफाद की सर आपने बात की ना, तो नाज़रीन को बता देते हैं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान इन्होंने ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जो सुबकी हुई है PTI को इस इजलास में शिरकत ना करने की, जो कौमी सलामती को लेकर बुलाया गया था, पार्लिमानी सलामती काउंसिल में जो उन्होंने शिरकत नहीं की थी, उसके दाग को धोने की एक कोशिश है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कोशिश है जब ये लोग इकट्ठे हों तो हुकूमत के लिए कोई ये कोशिश जो है ये मुश्किल खड़ी कर दे। कैसा हो सकता है ईद के फौरन बाद, इसमें हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात होगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। काशिफ रफीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या इसका मकसद हो सकता है? क्योंकि अगर इनको दहशतगर्दी के हवाले से बात करनी है तो दहशतगर्दी के हवाले से तो बात करने के लिए इनको पार्लिमानी सलामती काउंसिल में बुलाया गया था, वहां तो ये लोग गए नहीं,
तो अब ये क्या कोई एफर्ट हो रही है आवाम के सामने कि नहीं जी हम वहां तो कुछ वजूहात की बिना पर नहीं गए, जिसको बात करनी है यहाँ आकर हमसे कर लें? देखें, एपीसी बुलाने में कोई कबात नहीं है, अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातें बैठे हैं, तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन बैठे हैं, बैठ के कोई ना कोई लाएमल बना ले कि हमने मुल्क के सिस्टम को कैसे चलाना है, सियासत को आगे कैसे लेके जाना है, रियासत को कैसे सपोर्ट देनी है। लेकिन एपीसी बुलाएं या जो मर्जी कर लें, एक बात तो तय है कि दहशत गर्दी के जो वाकयात हुए हैं उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है रियासत का, जीरो टॉलरेंस है हुकूमत का। और जितनी जमातें, एपीसी का मतलब है कि आपने तमाम जमातों को बुलाना है, उनमें से कमोबेश 3 जमातों के अकाबरीन, अचकजई साहब, मेंगल साहब या राजा नासिर अब्बास साहब या तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी तमाम जमातें जो है वो मौजूद थी, वो अपनी कॉन्सेंट दे चुकी हैं। असल मामला ये है कि हो सकता है ये आपको कॉन्सेंट किसी और चीज पे लेना चाह रहे हो, ये देखिए, ये जो मर्जी कर ले, अगर ये इस बात पे कॉन्सेंट को क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग सिर्फ मुज़ाकरात के हक में है ना, देखिए, ऑपरेशन के हक में नहीं है। ये तो हर किसी की अपनी एक आर्गूमेंट है कि वो कोई कहता है कि मुज़ाकरात के जरिए कर लें, कोई कहता है कैसे कर लें। देखिए, असल मामला ये है कि बलोचिस्तान में बहुत सारे बलोच रहनुमाओं ने दोबारा कौमी धारे में वापस आए, उनको शामिल किया गया, उनको माफी दी गई, मौका दिया गया। ऐसा मामला नहीं है। रियासत जो है बिल्कुल रुथलेस तरीके से है, लेकिन मामला ये है कि जो वापस आना चाहेगा वो सरेंडर कर दे, वो आ जाए वापस। लेकिन अगर कोई वापस भी ना आए, और इस सारी सिचुएशन में जब रियासत जो है वो तय कर चुकी है कि हमने जाना है ऑपरेशन की तरफ, और उनके सहूलतकारों को भी उसको माफ नहीं करना, डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो काम हो रहा है उस पर भी माफ नहीं करना, तो अगर ये समझते हैं कि रियासत का वो व्यू पॉइंट ठीक नहीं है, मैं यही तो आपको कल भी कह रहा था कि आज आप एपीसी बुला रहे हैं, यही अपना मौकिफ, 2 लोग जाते, एक वफद जाता, जाके उस एक फोरम पे जाता, वहां जाके ये हमारा ये मौकिफ है, ठीक है, हम ये समझते हैं। लेकिन आप ये देख लें, इस्तदलाल के साथ ही बात निकल सकती है ना, आर्गूमेंट करना चाहिए था। अब अगर आर्गूमेंट नहीं किया, एक उन्हें लगा कि एक गलत फैसला हो गया और फिर बानी की मुलाकात से उसको क्लब कर लिया, अब आप एपीसी बुला लें। ये एपीसी उससे पहले भी उन्होंने बुलानी थी, क्योंकि कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस बने हुकूमत के खिलाफ और कोई तहरीक की सूरत इख्तियार करे, कोई इन हाउस चेंज। मैं इसी पे आना चाह रही हूँ कि इसका मकसद जो है ना वो शराज साहब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि पीटीआई शुरू से चाहती है कि ये जो एपीसी बुलाई जा रही है अब इसको ग्रैंड अलायंस की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन आपको लगता है कि जेयूआई जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो सभी के सामने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सबको मालूम भी हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? सर आसमा साहबा, मैं पहले तो इस एपीसी के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि देखें, जो ग्रैंड अलायंस के अंदर मुमकिना तौर पे या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ जो मुमकिना 2 बड़े नाम हैं वो मेंगल साहब और अचकज़ई साहब का है, और दोनों बलूचिस्तान के बहुत बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं जो बाकायदा तौर पे वहां पे हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो इन दोनों की मौजूदगी इस एपीसी में चीजों को मुख्तलिफ सिनेरियो की तरफ लेके जाएगी। और मेंगल साहब जो ट्वीट भी करते रहे हैं उसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस हुकूमत से या उनकी किसी भी एफर्ट से जो बलूचिस्तान के हवाले से हो रही है, और यही तहफ़्फ़ुज़ात अचकज़ई साहब के ऊपर भी हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि दोनों बंदे, चूंकि ये बलूचिस्तान से रेलिवेंट ज्यादा ये एपीसी होगी, तो ये दोनों बंदे बलूचिस्तान की क़यादत को, ऐसे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे जिसमें ये एपीसी एक अपनी अहमियत बना लेगी। जहां तक बात है पीटीआई का शामिल ना होने का, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है पीटीआई की मेजर क़यादत ने अपनी रिजर्वेशन के साथ उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। एक अच्छा मौका था मगर उन्होंने अच्छा सियासी इसका पैंतरा खेला, जिसमें अली अमीन गंडापुर बहैसियत वज़ीर आला केपी के, जो डेफिनेटली इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसमें शामिल हो गए, तो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, केपी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, और अली अमीन गंडापुर कहीं ना कहीं वहां पे उस प्रोसेस का हिस्सा रहे। अब तीसरी चीज पे मैं आता हूँ जो काशिफ साहब ने बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियासत इस जाफर एक्सप्रेस वाले मामले के ऊपर बहुत सीरियस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रही है, और ये जो इजलास भी बुलाया गया था इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके बारे में सिर्फ इंटीमेट करना था, मगर वहां पे इत्मीनान में लेने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स वहां पे मुज़ाकरात की बात चलने के लिए, जिसको मेजोरिटी ने मुज़ाकरात के हवाले से किया। और माजी में हमने देखा है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो ऑपरेशन किए गए वो नताइज नहीं निकले जो मुज़ाकरात के नताइज निकले, जिसमें जब सारी पार्टियों ने खासतौर पर बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया गया तो फिर शराज साहब यहाँ मैं आपको रोकूंगी। सर आप चूंकि बहुत सारी स्टोरीज कवर भी कर रहे होते हैं, गहरी नजर भी रखते हैं, सर ऐसे हो सकता है कि पहले जो एक पार्लिमानी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें जो फैसला है वो तो ऑपरेशन का हुआ है, एलामिया जो है वो यही बताता है। अब ये जो एपीसी बुलाई जा रही है, अगर इसमें कोई डिफरेंट मौक़िफ़ सर सामने आ जाता है कुछ और जमातों का, कुछ बड़ी शख्सियात का,
तो फिर क्या उस पर दोबारा सोचा जा सकता है सर? ऐसा पॉसिबल होगा? आसमा साहिबा, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और हुकूमत मेरा नहीं ख्याल होश के नाखून ले रही है। ये शायद हुकूमत से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन है ऑपरेशन वाला, क्योंकि कई जगहों पे चीजें वाकई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट कर रही हैं, मगर अभी भी कई ऐसे स्टेक सामने हैं जहां पे मुज़ाकरात किए जाएं। देखें, जई साहब एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर जो सलूक उनके साथ किया गया, जिस तरह उनके जमीनों पे कब्जे और उनके घर के दरवाजे तोड़े गए, वो सबके सामने है। साहब का स्टेक सबके सामने है, वो किस तरह उनके बंदों को तोड़ा गया। अचक जई साहब के साथ सलूक उनके सियासतदानों ने भी तो किया ना। तो गुजारिश ये है कि देखिए, यहाँ पे आपको वो जो सारी गलतियां कोताहियां की, और हुकूमत का एक स्टेप आगे होता है। हुकूमत ने नेगोशिएशन में जाना है, ऑपोजिशन ने नेगोशिएशन में नहीं जाना। ऑपोजिशन ऑलरेडी अपने सारे पत्ते सामने रख के बैठी हुई है। गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाना है, मुल्क को बचाना है, मुल्क को चलाना है, कोई भी बाकी होगा। ठीक है। ये होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है हुकूमत? शराज साहब, आई एम रियली सॉरी, प्रोड्यूसर मेरे कह रहे हैं कि पीएमएलएन को दावत दीजिए, तो पीएमएलएन को एपीसी में जाना चाहिए। ठीक है सर। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं टाइम कम है, 2 पार्टिसिपेंट अभी रहते हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। आजम मलिक साहब, आप मुझे बता दीजिएगा, ये शहराज साहब ने कहा कि होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को, हुकूमत होश के नाखून क्यों नहीं ले रही है? जब इतना बड़ा फैसला करना है, कौमी सलामती के मामले पर इतना बड़ा आपने फैसला लेना है, तो फिर आप सब्र कर लेते हैं। अगर एक नशस्त हो गई है, दूसरी नशस्त फौरी तौर पर, या अगर एक मीटिंग की लिए कुछ जमातें या एक पीटीआई ने इनकार कर दिया था, या अख्तर मेंगल साहब नहीं आए थे, उनकी भी तहफ्फुजात को दूर करके उनको दोबारा से शामिल करके अगले दिन दोबारा भी सर डिस्कशन हो सकती थी ना आजम साहब? आसमा साहबा, देखिए, हुकूमत इससे पहले कई ऐसी एफर्ट्स कर चुकी है जिसमें अचक जई साहब, मेंगल साहब को के साथ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने बातचीत की, लेकिन अब एक हद होती है ना किसी भी चीज़ की। आप देखें, आप मासूम जानों को बलूचिस्तान के अंदर बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं, आप मासूम लोगों को बेदर्दी के साथ मार रहे हैं, आप निहत्थे लोगों के ऊपर बंदूक उठा रहे हैं। जुल्म कर रहे हैं। और कितना सब्र करेगी? आप मुझे बता देना, अब कितना सब्र? आपके घर में डाकू घुस जाएं और वो सबको मारना शुरू कर दें, तो आप कहें नहीं जी पहले आ जाए, पहले मुज़ाकरात कर लें। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो भी एक जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक अलायंस बनाती हैं और इस सिलसिले में जाती हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने इससे पहले बहुत दफा इन लोगों को कहा कि आप आए, इसमें बैठें। एक चीज तो बड़ी कंसेंसस के साथ डेवलप थी कि अगर तहरीके इंसाफ इस एपीसी में जाती तो यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात की या ऑपरेशन की, जो भी आपको याद होगा, साने एपीसी के बाद भी सब लोग बैठे थे और ये तय किया गया था कि दहशतगर्दों के साथ हमने कोई रियायत नहीं बरतनी। हम क्यों रियायत बरतें? आसमा, मुझे आप ये बताएं, सारे मेरे सीनियर साथी दोस्त बैठे हुए हैं, आप बताएं, आपके घरों के ऊपर हमले हों, घरों को तोड़ दिया जाए, आपके घर वालों के तो साथ। सर ये सवाल एपीसी में पीटीआई वालों को बुला के उनसे कर लेते ना सर, हम तो कोई भी जवाब देंगे, हमारे जवाब की तो कोई वक़्त नहीं है। जिन लोगों का जवाब कोई वक़्त रखता है सर, वो दोबारा एपीसी बुला रहे हैं अपनी, वहाँ कुछ और फैसला हो जाएगा, यहाँ कुछ और होगा। आसमा साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक प्रॉब्लम है कि तहरीक इंसाफ वन मैन शो है। वो बेचारे खुद ये चाह रहे थे कि वो इस एपीसी में जाएं और अपने जो रिजर्वेशन है वो बयान करें, लेकिन उनकी डोर जो है वो कहीं और से हिलती है। बानी ने उनको हदायत देनी थी तो उन्होंने जाना था ना, और बानी सर जब ये बात मालूम थी हुकूमत को तो फिर मिल लेने देते। ऐसी क्या हिदायत आ जानी थी जिसका खौफ था हुकूमत को? वो ना जाते तो मामला बानी के ऊपर आता। हाँ जी, नहीं, देखिए, बात पता है क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि बानी खुद भी चाहते हैं कि वो भी तो, उन्होंने भी तो खबरों में रहना है ना। अगर वो चले जाते तो शायद बहुत लेस आज हम इस जगह पे बैठे ये जो डिबेट है ये करी ना। ये जो खबरों में रहना है, ऐसा खबरों में रहना है, शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, ऐसे खबरों में रहना ये सही है? मेरे ख्याल में काशिफ साहब के पास आना चाहिए था इस पे मुझे, लेकिन चलिए शहजाद साहब आप बताएं मुझे। अच्छा, पहला तो आपने सवाल किया कि होश के नाखून, तो नाखून लंबे लंबे पहले ऑलरेडी मौजूद है, तो होश के नाखूनों की जरूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि आजकल तो वो पार्लर से लग जाते हैं, तो वो हमने लगवा लिए थे। इधर ये फैजाबाद से आगे जाए ना, तो और वो पार्लर वाले जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं वो नाखून लगा देते हैं, जिसके चाहते हैं वो हटा देते हैं नाखून। ये भी सर्विस है ना सर? सदर के पास वो नाखून लगे थे और वो नाखून जिनके पास है उनको मजीद नाखूनों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक और मुहावरा है कि खुदा गंजे को नाखून ना दे। अब पता नहीं इस मुहावरे का इस सारी सूरत से कोई ताल्लुक है या नहीं, बहरहाल मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि पीटीआई को जो है ये तो वन मैन शो है, तो मेरे ख्याल में बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो तो बड़ी कमाल की सियासी जमातें हैं जनाब। मेरा दोस्त काशिफ रफीक जो है वो इनको कहता है, क्या कहता होता है इसको, कॉर्पोरेट कंपनीज कहता है, और मैं कहता हूँ कि नहीं, कारपोरेट फिर भी अच्छी होती हैं, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं
ये तो सिर्फ अपनी फैमिली के हवाले से चलाई जाती हैं। इनका कारपोरेट कल्चर अगर होता तो फिर भी कुछ सूरत हाल बेहतर होती। मेरे नजदीक पीटीआई ने ये जो डोर डाला है वो इसलिए डाला है कि उन्होंने अपनी सियासत करनी है आगे। कल भी हम इस बात पे बात कर रहे थे और आज फिर अगेन मैं यही गुजारिश करूंगा कि बतौर तजियाकार मेरा, काशिफ का, हम सबका ये हक है कि हम कहें कि पीटीआई ने ये क्यों किया, इसमें ये गलती है, दाग लग गया। दाग तो अच्छे होते हैं, ये दाग अच्छे नहीं होते, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने सियासत करनी है और उनकी सियासत को एज लॉन्ग एज पब्लिक की बैकिंग मौजूद है, वो गलत करे तो वो भी लोग उनके साथ हैं, वो ठीक करे तब भी लोग उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उनको मशवरा नहीं देना चाहिए। ये जो हमने मुशीरों का आज खुद अपना चार्ज लेना शुरू किया हुआ है, ये हम छोड़ दें। अच्छा, पीटीआई जो है वो मुतबादल एक आपके सामने प्रपोजल रख रही है, क्योंकि उनको एतराज ये था कि सबको नहीं बुलाया गया। और मेरा ख्याल है पीटीआई के ज़हन में या इमरान खान के ज़हन में ये है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मुझे भी बुलाया जाए और मुझे एक दफा बाहर निकल के बेशक पैरोल पे आके बात करने का मौका मिले, मेरी भी एक एंट्री हो जाए। वो जो खबरों में रहने वाली बात हम अभी कर रहे हैं, तो वो शायद उस पे इमरान खान आ जाते। अभी ये हम सिर्फ जो है ना वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से हसन सरदार, और फिर अभी हम डी के अंदर गेंद को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोल किसी से नहीं हो पा रहा। मतलब ये है कि आप हॉकी खेल रहे हैं, ये एहसास नहीं है कि मासूम जाने जाया हो रही हैं, उसके ऊपर कोई सॉलिड पॉलिसी दे दे। अच्छा, हमने हॉकी खेली है, जो हॉकी की बात हो रही है, जो गोल करने की बात हो रही है ना, मेरे ख्याल में अब ये जो जिम्मेदारी है ना नाज़रीन, ये केपी के अवाम ने उठा ली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर हुकूमत को कुछ इकदाम करने चाहिए, केपी हुकूमत को करने चाहिए सिक्योरिटी को लेकर, वो शायद किसी और चीज में बिजी है, शायद बानी से मुलाकातों का बहुत उनको इंतजार रहता है। क्योंकि वहां पर हमें अवाम जो है वो अपने हाथ में बहुत सारी चीजों को लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि उनका सब्र जो है अब बस उसका पैमाना जो वो लबरेज हो चुका है। वहां पर हुआ क्या है, क्यों हुआ है और इसके बाद क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। केपी में आप जानते हैं कि अवाम जो हैं अब दहशतगर्दों के खिलाफ खुद मज़ामत का आगाज कर चुके हैं। दिखाई ऐसा देता है कि उन्हें शायद केपी हुकूमत पर एतमाद नहीं रहा है। वफाक में तो कम से कम यही बात हो रही है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वहाँ पर अव्वल तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हैं। जिस तरह से वादी तीरा में छुट्टी पर आए हुए जो सिक्योरिटी एहलकार थे, उनके घर को जिस तरह से घेर लिया गया था मुसल्लह अफराद की जानिब से, उसके बाद जो वहाँ के मकामी अफराद थे जिस तरह से उन्होंने उसको भगाया है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर ये अप्रिसिएशन का सिलसिला जारी है, वहाँ पर सवालात भी बहुत सारे शुरू हो गए हैं कि जी फिर केपी हुकूमत जो है उस पर क्या एतमाद नहीं है वहाँ के लोगों को। आजम मलिक साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तक क्या इत्तलात पहुंची है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब आज से कई अर्सा पहले स्वात में ऑपरेशन शुरू हुआ था तो लोगों के अंदर एक रिसेंटमेंट पाई जाती थी। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, इवन जो रहीम यार खान और कच्चे के इलाके हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ के टेररिस्ट जो हैं वो पले बढ़े और वहाँ पर अपने जो है सेफ हेवन्स बनाए और वहाँ से अपने ऑपरेशंस को लीड करें। तो अवाम का ये जो एक्ट है, अवाम ने ये जो कुछ जगहों पर जो इतलात आई है केपी में कि उन्होंने जहाँ पर पनाह ली हुई थी दहशतगर्दों ने, उन्होंने वहाँ पर अपने तौर पर अपने तय उन्होंने वहाँ पर अटैक किया और लोगों को ये बताया कि वो दहशतगर्दों के साथ नहीं है। क्योंकि इस दहशतगर्द देखें, एक जगह पर अगर आप दहशतगर्दी की रूट है, जैसे बलूचिस्तान की हम बात करें, बीएलए की बात करें, तो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट की जो रसाई नहीं है, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो हैं वो वहां पर सही तरह से ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो वहां के जो मुकामी लोग हैं, जाहिर है उनकी जिंदगियां दहशतगर्दों के रहमो करम पर है ना। जब वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, वहां पे ऑपरेशन नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो इनको सपोर्ट करेंगे। अगर इनको सपोर्ट करें तो दहशतगर्द उनको ना करें तो दहशतगर्द मारते हैं, अगर सपोर्ट करें तो सिक्योरिटी अदारे उनको मारते हैं। तो बेचारे जाएं तो जाएं कहाँ पे? एट द एंड ऑफ द डे तो आवाम पिसती है ना। जब भी टेररिस्ट अटैक होता है तो सिक्योरिटी एहलकार तो बहुत थोड़े होते हैं। जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिस्टों ने जो एक जगह चूज करनी होती है, वो तो बेचारी आवाम मरती है। और मैं समझता हूँ कि ये काम हुकूमत का था, ये काम ओपिनियन लीडर का है कि वो छोटी जगहों पे, इलाकों के अंदर, रिमोट एरियाज के अंदर जो ओपिनियन लीडर्स हैं, आप उनको वहां पर भेजिए, लोगों को ये गाइड करें कि ये हमारे लोग नहीं हैं। जो एक इंसान को मारता है, इस्लाम उसे कहता है वो पूरी इंसानियत को कत्ल करता है। खुदारा अब लोगों को इन लोगों से हाथ उठा लेना चाहिए। आज भी पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब और चारों सूबों के अंदर ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स हैं जहां पर लोग जो मजहबी मुनाफरत चलाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। मैं शराज आपकी तरफ आना चाहूंगी। केपी में हमें बहुत ज्यादा एक मुतहरिक दिखाई देते हैं ना अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये जो इस तरह से मुहासरे खत्म कराए जा रहे हैं, खुद जाके लोगों को दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है,
उससे पहले हमने देखा था शहनाज, पिछले दिनों हमारे केपी के जो भाई हैं, वहाँ के जो गयूर अवाम हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम भी लगा था, सोशल मीडिया पर बड़ी ये लहर चली थी कि जी केपी वाले या हमारे पश्तून भाई जो हैं वो ज्यादा इसलिए निशाना बनाए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग इन लोगों को पनाह दे रहे होते हैं, दहशतगर्दों को। तो कहीं शहनाज ये वजह तो नहीं है कि इस चीज को गलत साबित करने के लिए भी वहां के जो अवाम है, गयूर अवाम है, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम खुद ही साबित करते हैं क्योंकि हमारी जगह तो वो हमारे लिए कोई बात ही नहीं कर रहा, तो फिर हमें खुद ही ये साबित करना होगा। शहनाज आसमा साहिबा, हैट्स ऑफ टू द केपी पीपल्स, बिकॉज ये पहली दफा नहीं है, दैट हैपेंस एवरी टाइम कि जहां पे भी कहीं पे अगर कभी हुकूमत की कोई रिट कमजोर हुई, और केपी के में बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं वहां पे जो सिस्टम है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है, पठानों का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो उस जरिए के जरिए सारे सिस्टम को रन करते हैं। बिल्कुल। तो उसके कहीं पे हुकूमत की रेट कमजोर होती है तो वहां पे लोग खुद सामने आते हैं, और हमने इसकी बहुत ज्यादा मिसालें माजी में भी देखी। जब खुदकुश हमले होते थे तो आपको बच्चा भी याद है, एतजाज, जिसने स्कूल के दरवाजे पे खुदकुश हमलावर को रोक के अपनी जान अपना शहादत आई थी। तो ये पहली दफा नहीं है। केपी की अवाम हमेशा फोर फ्रंट पे रहे अगेंस्ट टेररिज्म, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा जरा और बैकग्राउंड में जाएं, ये केपी का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सिस्टम है। केपी के में आपके लोकल बॉडी सिस्टम है, और लोकल बॉडी सिस्टम का मतलब है कि वहां पे आपने लोगों को साहिब इख्तियार किया हुआ है और वो इक़्तिदार का हिस्सा है, वो हुकूमत का हिस्सा है, वो उनके साथ इन टच है। और यही एक सबसे बड़ी रीजन है जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और पीटीआई गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने वो लोकल बॉडी सिस्टम, डिस्पाइट दिस फैक्ट कि कहां पे वो हारे, कहां पे वो जीते, मगर उन्होंने उसको इंटैक्ट रखा। और आज वो लोकल बॉडी सिस्टम की वजह से केपी के अवाम और वो लीडरान एक दूसरे के साथ हैं और वो दहशतगर्दी के अगेंस्ट है, और वो डेफिनेटली जहां उन्हें मिलता है। आप ये देखें कि ये जो सारे वाकयात हुए, इसकी बहुत लंबी लिस्ट आप भी शेयर कर रहे हैं। उस लिस्ट के अंदर कई जगहों पे जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे पुलिस ऑफिसर्स ने बाकायदा अपने ऑफिसर्स को कहा कि आप हमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप उनके साथ खड़े रहेंगे। और जहां पे पुलिस चौकी पे भी हमला हुआ वहां पे भी अवाम ने उसको भगाया और लोगों ने साथ दिया पुलिस का। तो वहां जो एक जरूरत है, ये वहां की जरूरत है। और जो सबसे बड़ा नुकसान हमें बलोचिस्तान में हो रहा है, अगर वो देखें तो वहां पे कई मौके पे जब ये टैक्स किए जा रहे हैं तो लोकल सपोर्ट नहीं मिल रही, और ये सबसे बड़ी रीजन है कि वहां पे बहुत ज्यादा ऑपरेशंस फेल हो रहे हैं या वहां पे उस तरह से अटैक्स को काउंटर नहीं किया जा रहा। केपी के अंदर अनफॉर्चुनेटली अवाम और स्टेक होल्डर एक पेज पे, और यही वजह है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट में एक दूसरे के साथ मिल गया। ये एक पेज पर तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो अवामी मज़ामतकार हैं, शहजाद साहब आप मुझे ये बताइएगा कि इनको मजीद अगर हुकूमती सतह पर सपोर्ट दी जाए और दहशतगर्दों के मुकाबले में एक मुअस्सर फोर्स के तौर पर अगर हम यूज करना चाहें तो सर ये हो सकता है? अच्छा आसमा, ये इतनी सादा बात नहीं है मेरे नजदीक, इसके दो पहलू हैं। जी जी। एक पहलू तो ये है कि वो जो कुछ लोग अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान रिफ्ट को हवा दे रहे थे, फासले बता रहे थे कि अवाम दूर होती जा रही है, वो तासर तो खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ पीपल ऑफ पाकिस्तान वो इंटैक्ट है, उनके साथ है, और इनकी हजार कोशिश के बावजूद वो फासला नहीं बन पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी ये पिछले कुछ दिनों से। लेकिन दूसरा पहलू ज्यादा परेशान कुन है। पहला पहलू जो था वो तो खुशकुन था, उससे मुतमिन होना चाहिए। दूसरा पहलू जो मेरे नजदीक परेशान कुन है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि अवाम का जो अपनी रियासत के साथ इमरानी मुआहदा है वो उससे मुतमिन नहीं है। ये गैर मुतमिन लोग हैं जो खुद से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूरे पाकिस्तान के अगर हम इन 4 सूबों को गिने तो चारों सूबों का अपना अपना एक अलग कल्चर है। केपीके का अपना एक कल्चर है, वहां पे इस तरह से ना तो जुल्म ज्यादती बर्दाश्त की जाती है, क्योंकि वहां पे हर घर में हथियार है और हथियार को वो मर्द का जेवर कहते हैं। वहां पे इतनी जल्दी किसी को दबाना, किसी को प्रेशराइज करना वो मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान बना था तो कुछ लोगों जो कबायली थे वो अपना एक लश्कर बना के तो वो कश्मीर को फतह करने चल पड़े थे और हम उसका आज तक क्रेडिट लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हम रियासत बतौर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि हम इन लोगों से मुकाबला कर सके, तो अब हम इन लोगों को फ्रेंचाइज बना दे देते हैं। ये हम पहले भी करते आए हैं ना, कि हम दहशतगर्दों के मुकाबले पे वहां पे मकामी तौर पर कबाइल को और लश्करों को इकट्ठा करते हैं और उनके जरिए हम ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन जो आजम मलिक अभी कह रहे थे कि उसमें देखिए फिर मरने वाले तो वो कबायली है, वो वहां के लोकल लोग हैं। वो अगर एक तरफ खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ मारती है, और दूसरी तरफ खड़े हो तो पहली तरफ उनको मारती है। तो उनका क्या कसूर है? उन बेचारों को हम क्यों इस तरह से एक तजर्बे का
हिस्सा बना रहे हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होना चाहिए असूली तौर पे। रियासत को अपनी इस रेट स्टैब्लिश करने के लिए अपने दीगर जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए, एक हिकमत अमली। और मैं समझता हूं कि आपने अगर इस मसले को हल करना है तो ये एक बड़ा मखमसा है कि जी हम इसको सॉफ्ट रियासत बनाएंगे। सही हो गया। दीगर वसाइल की आपने बात की, एक हमाजहत किस्म की हिकमत अमली बनाना होगी, जिसमें आपको हर तरह के काशिफ साहब क्या हो सकती है वो हिकमत अमली? अभी ये जो एपीसी हुई से तो लगता है कि जी बस बन गई वो हिकमत अमली, और हिकमत अमली यही है कि एक ऑपरेशन जो है वो किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि उसमें जो मकामी मज़ामतकार हैं इन्हें शामिल किया जाना चाहिए, मजीद असलहा जदीद असलहा इनको दे दिया जाना चाहिए? देखें जी, जो भी पॉलिसी बनाए उसमें एक चीज़ तो तय कर लें कि दहशत गर्दी बगैर सपोर्ट के और सहूलतकारी के नहीं हो सकती। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है तो आपको सहूलतकारों के खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनकी पुश्तपनाही करने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा अक्रॉस द बोर्ड। एक तो ये पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए जिसका ऐलान भी हो चुका। दूसरी बात ये है कि ये जिन हम एरियाज की बात करें, लकी मरवत, टांग, डेरा इस्माइल खान, करक इस साइड पे, मैं ज़ाती तौर पे मैंने कुछ लोगों से बात की, वहाँ पे आप यकीन कीजिए लोग इस कदर तंग है कि वहाँ पे वो अपने प्रॉपर्टीज बेच के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हो सकते। जैसे कोई सौदा होता है पीछे से पर्ची चली जाती है कि बेचने वाला भी इतने % हमें दे दे और खरीदने वाला भी इतने % दे दे, जो नहीं देता उसको गोली मार दी जाती है। ये मकामी लोग नहीं करते हैं, ये वहाँ की लोकल आबादी के लोग ये हरकतें नहीं करते हैं। तीसरी बात कि जब आपने अमन कायम करना है, अवाम तंग आ गया है कि उनका कहना यह है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बच्चे उनके मर रहे हैं, चीजें उनकी मर रही हैं। और एक बात जो शराज साहब ने की, बल्दियाती निजाम है जरूर वहां पे केपीके में, लेकिन उसको उस तरह इंप्लीमेंट नहीं करवाया गया। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप किसी दिन इस पे शो रखिए कि ये क्यों जमहूरी लोग बल्दियाती निजाम नहीं लाते यहाँ पे। अगर ये बल्दियाती निजाम को प्रॉपरली इन्फोर्स कर दें, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दें और इख्तियारात के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम और रियासत के दरमियान जो एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जाती है वो खलीज पैदा नहीं होगी। ठीक है जी, अच्छा मशवरा आपका, लेकिन इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? ये आप सही कह रहे हैं कि इस पर बाकायदा एक शो जो है वो होना चाहिए। लेट्स सी हम किस रोज इस पर मजीद बहस कर पाएंगे। आज आपने बहस में हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया। काशिफ रफीक साहब आपका, शहजाद अनवर फारूकी साहब आप मौजूद रहे, सर आपका शुक्रिया। शराज हसनात साहब आपने वक्त निकाला, काफी दिनों के बाद ही सही, लेकिन बहुत शुक्रिया सर नवाजिश। आजम मलिक साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।